नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत का सरकार बनाने का दावा। एवन टीवी से विशेष बातचीत में बोले, उत्तराखंड की जनता चाहती है परिवर्तन, तो चुनाव आयोग के बहाने केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। उत्तराखंड में आप पार्टी ने की उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी। 18 प्रत्याशियों का किया ऐलान। देहरादून, कैंट, नैनीताल, केदारनाथ और धारचूला जैसी कई खास सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय का काशीपुर दौरा। कहा, गारंटी योजना में उत्तराखंड के 25 लाख लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। प्रदेश में आम आदमी पार्टी की लहर, 2022 में बनेगी आपकी सरकार। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 1292 नए संक्रमित। 5 लोगों ने गंवाई जान, तो सक्रिय मामलों का आंकड़ा पहुंचा 5000 के पार। वहीं 16 जनवरी तक सभी स्कूल रहेंगे बंद। हरिद्वार के गंगा स्नान पर कोरोना का ग्रहण। मकर संक्रांति पर लोग नहीं कर सकेंगे गंगा स्नान। उत्तराखंड सरकार ने लगाई रोक। उत्तराखंड में एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी सरकार की प्रथा लंबे समय से चल रही है। क्या इस बार पुष्कर सिंह धामी बीजेपी की धमक बरकरार रख पाएंगे या हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता हासिल कर पाएगी? इसका जवाब 10 मार्च को मतगणना के बाद मिलेगा। फिलहाल दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर दिख रही है। इस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। हरीश रावत ने एवन टीवी से खास बातचीत की और उत्तराखंड की जनता से अपनी बात रखी। साथ ही रावत बीजेपी पर आक्रामक दिखे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में और मैं हूं आप सभी के साथ ज्योति सिंह। आज के इस खास प्रोग्राम में जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये वो मेहमान हैं जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और साथ ही कांग्रेस का संकट मोचक भी कहा जाता है। तो आइए स्वागत करते हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी पर। एवन टीवी का बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं चाणक्य हूँ न जो है संकट मोचक हूँ। मैं तो एक कांग्रेस का कार्यकर्ता मात्र हूँ और उत्तराखंड का एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। जी बिल्कुल, ये तो आपका बड़प्पन है सर। पहला सवाल जो मैं आपसे लेना चाहूंगी वो ये है कि चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी चल रही है। हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। आपने देखा होगा जब इलेक्शन की घोषणा हुई, कमीशन ने डेट घोषित की, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन में पटाखे फोड़ के मिठाइयाँ बांटी। तो ये बताता है कि हमारे कार्यकर्ता जो है चुनाव की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे थे और उनमें जोश है चुनाव जीतने का। क्या लगता है सर, इस बार कितनी सीटें आ रही हैं? हाँ, देखिए, मैं भाजपा की तरीके से अहंकार वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन हमने मतदाताओं से ये प्रार्थना जरूर की है कि यदि हे मतदाता आप हमसे खुश हैं तो इतना बहुमत दीजिए कि हम एक स्थिर मजबूत सरकार दे सकें। सर, प्रियंका गांधी जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो यूपी के अंदर बहुत ही ज्यादा गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है इन दिनों। लेकिन वही जो महिला की बात करें तो 40% टिकट का जो मामला है, तो क्या वो यहाँ पर भी होगा? देखिए, आपके सवालों को सुन करके मैं कह सकता हूँ लड़की हूँ बड़े
चुभने वाले और बड़े सटीक सवाल कर सकती हूँ। तो प्रियंका जी तो प्रियंका जी हैं और उन्होंने एक महिलाओं में एक नया जोश, गरीबी हटाओ के बाद इंदिरा जी के व्यक्तित्व से जो महिलाओं को शक्ति मिली थी और उसके बाद उनके पिताजी ने महिला आरक्षण की बात कही थी, तो अब ये जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये 21वीं सदी के अंदर एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला नारा है। मैं इसके लिए प्रियंका जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये एक वेल थॉट, बहुत इंस्पायरिंग नारा है जो जिसकी गूंज अभी तो राजनीति में सुनाई दे रही है, कुछ दिनों के बाद हमारे सामाजिक राजनीतिक जीवन में ये नारा प्रभावी होगा और उस दिन की हम सब प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि जब तक हमारा जो 50% हिस्सा है समाज का वो उठ करके खड़ा नहीं होता, उसका पूरा आत्मस्वाभिमान के साथ आगे नहीं बढ़ता है, तो तब तक देश कैसे 21वीं सदी का महान देश होगा। बिल्कुल। क्या उत्तराखंड में भी 40% टिकट जो है महिलाओं को दिया जाएगा? टिकट में एक दिक्कत है जो है, क्योंकि संख्या का भी खेल है, हमारी विधानसभा छोटी है तो हम ज्यादा प्रयोग नहीं कर सकते, मगर इतना जरूर हमारा वादा है, कहीं 20 और 21 का अंतर होगा तो हम महिला के पक्ष में फैसला करेंगे और हम ये देखेंगे कि पार्टी ताकत लगा करके किस तरीके से महिला को जिता सकती है। एक परिवार से एक टिकट का जो फॉर्मूला है वो पंजाब में तो चल रहा है, तो क्या उत्तराखंड में भी होगा इस बार? देखिए, जो पार्टी का फॉर्मूला होगा तो वो तो सबको मान्य होगा, मगर अभी उत्तराखंड में ऐसा कोई निर्देश आया नहीं है, लेकिन जो भी निर्देश आएगा हम उसका पालन करें। बिल्कुल। अब चुनाव को लेकर जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम अगले 1 हफ्ते के अंदर पहली लिस्ट जारी कर देंगे। रावत जी, एक बड़ा ही प्यारा सा सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि आप उत्तराखंडी हैं, तो आपके लिए, क्योंकि सारे दर्शक ये जानते हैं और सुनना चाहते हैं आपको कि उत्तराखंडियत की परिभाषा आपके लिए क्या है? देखिए, उत्तराखंडियत की एक बहुत सी सीधी परिभाषा है कि एक सीधा सरल गतिमान उत्तराखंड, जिस उत्तराखंड के लिए लोगों ने आंदोलन किया और त्याग, तपस्या, बलिदान से राज्य बनाया, तो उसके कुछ अपने मूल्य हैं, हमारी कुछ परंपराएं हैं, कुछ हमारी धरती का सत्व है, कुछ हमारी संस्कृति है, कुछ हमारी विशेषताएं हैं, उन सब चीजों का जो समूचा रूप है और उसमें किस तरीके से हम 21वीं सदी के चुनौतियों का सामना करते हुए एक समुन्नत उत्तराखंड बना सकते हैं, तो उस संघर्ष का नाम, उस भावना का नाम उत्तराखंडियत है। बिल्कुल। तो अभी हाल ही में जो भाजपा की सरकार रही, आप अगर उनकी बात करें तो कितने नंबर आप उनको देखते हैं? कुछ लिखा होता तो नंबर देते, हाँ। कॉपी में तो कुछ लिखा ही नहीं, उत्तराखंड के विकास में उन्होंने कुछ किया ही नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको उन्होंने खुद भी स्वीकारा नहीं, तो 3 मुख्यमंत्री क्यों बदलने पड़ते जो कुछ काम किया होता। जिसको 4 साल के करीब मुख्यमंत्री रखा उसको नकारा बता करके रातों रात कान पकड़ कर निकाल दिया, दूसरे को लाए, दूसरे को यही मान नहीं पड़ पाया क्यों मुझे बनाया, क्यों हटाया, और तीसरे को वो खाली फुदक रहे, तो उसको इतना वक्त ही नहीं मिला कि कोई कुछ दिखा सके, कर सके। तो कुछ लिखा ही नहीं जब उत्तराखंड के विकास की कॉपी में, जन कल्याण की कॉपी में, तो शून्य के अलावा क्या मार्क है इनके लिए, बताइए। और बहुत कहती है आपके आग्रह पर हम 1 नंबर कह देते हैं, 1 नंबर के लायक है। जी रावत जी, आपके बारे में कहा जाता है कि हरीश रावत वो हस्ती है जिसने उत्तराखंड कांग्रेस को हाईजैक कर रखा है, क्या ये बात सही है? आप तो मुझे आतंकवादी घोषित कर दे रही है? नहीं, हरीश रावत है तो कांग्रेस है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस है तो तब हरीश रावत है, सत्यता ये है। और हमको यहाँ तक गढ़ करके बनाने वाली कांग्रेस है, लेकिन एक जगह पर पत्थर भी भारी हो जाता है। मैं तो इंसान हूँ, तो इसलिए हो सकता है कुछ लोगों को वजन महसूस होता हो, क्योंकि मैं एक जगह पर रहा। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है, टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ऐसे सब लोग कहते हैं कि रावत जी बड़े अच्छे से जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का किस तरीके से फायदा उठाना है। फिर चाहे वो कोविड के दौरान आपकी ट्वीट को लेकर हो या फिर अभी जो आपने ट्वीट किया था, हलचल उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक मचाई गई थी। देखिए, टेक्नोलॉजी शक्ति है, आप उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं इस पर निर्भर करता है, और मैं कोशिश करता हूं कि उसका जन कल्याण के लिए और पार्टी की भलाई के लिए उपयोग हो, और मैं ऐसा करता रहूंगा।
अगर बीजेपी की बात करें तो ऐसे कितने नेता हैं बीजेपी के जो कांग्रेस में वापस लौटने को तैयार हैं? वहाँ तो भगदड़ मची हुई है, लेकिन हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कुछ विशेषज्ञ वहाँ रहें ताकि जो भाजपा में हो रहा है वो आगे भी चलता रहे, क्योंकि इस समय वो भाजपा की ठीक ठाक सेवा कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा को जो है अब भाजपा नहीं रहने दिया है, तो हम चाहते हैं वहीं बने रहें, अच्छा कर रहे हैं, उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। और वैसे बहुत सारे लोग उनके आना चाहते हैं, वो तो मैं डंडा लेकर के बैठा हूँ। मैंने कहा भैया कैसे लोग इन सबको जिन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को 5 साल संघर्ष के बाद इस लायक बनाया है, तो उनका हक भी तो देखना पड़ेगा ना। तो इतना ही लेंगे जितना पच सकता है। यानी कि बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेस में आने के लिए तैयार हैं इस वक्त। हम इतना ही लेंगे जितना पच सकता है कांग्रेस। हाँ, रावत जी, अगर हम भाजपा की बात करें तो कोई ना कोई भाजपा में ऐसा तो चाहिए जो उछल कूद मचाने का काम करता रहे। तो क्या जो हरक सिंह है, क्या वो वही काम कर रहे हैं? मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, आपने उनका नाम क्यों ले लिया? तो हमारे छोटे भाई हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। जो कुछ कर रहे हैं वो शुभकामनाएं हैं, आगे भी करते रहे। रावत जी के कौन कौन से मुद्दे होंगे, कांग्रेस के कौन कौन से मुद्दे होंगे उत्तराखंड के विकास को लेकर? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है, और फिर महंगाई ने लोगों के कटे में नमक का काम कर रही है। महंगाई, हर परिवार संतप्त है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार चरम पर, शराधारी है। इसमें सचिवालय में ट्रांसफर पोस्टिंग आदि में जो रुपया चला है, उसकी बदबू से सारा सचिवालय भी बना रहा है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के लिए लोग कहते हैं खनन प्रिय मुख्यमंत्री, टाइटल मिल गया है। उनके मंत्री ने स्वीकार किया कि अवैध खनन हो रहा था शुक्र और मालन में जो है। और जगह से सारी नदियां, गाड़, गधेरे सब खोद डाले हैं। पता नहीं बजरी खा रहे या क्या खा रहे। लोग ये कहते हैं कि 5 रुपया ऊपर जा रहा है पर क्विंटल करके, पता नहीं कहाँ जा रहा है, क्या है ये शिष्टाचार बन गया, भ्रष्टाचार यहाँ। और उसके अलावा जो है हमारी शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। हालत यह है कि कोरोना काल में जब दूसरी वेव आई थी, तो लोगों को मरने के लिए यूं ही छोड़ दिया इन्होंने। सर्वाधिक दूसरे नंबर पर मृत्यु दर हमारे राज्य में थी। कुंभ के अंदर हमारे ऊपर एक आरोप लगेगा कि हम कोरोना स्प्रेडर हैं। उसका कारण ये था कि इन्होंने टेस्टिंग का घोटाला कर दिया, और बहुत बड़ा घोटाला, उसमें सब भाजपा के लोग सम्मिलित थे। तो वो है, शिक्षा विभाग चौपट कर दिया है। तो कुल मिला करके विकास ठप पड़ा हुआ है, राज्य की अर्थव्यवस्था चौपट है। तो इस समय हम बड़े ही ऐसे पायदान पर खड़े हैं जो चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक स्थिति है। बल्कि जो नया मुख्यमंत्री होगा उसको बड़े अनुभव और बड़ी परिपक्वता दिखानी पड़ेगी कि इस स्थिति से राज्य को बाहर निकालने के लिए। रावत जी, आप जगह जगह जा भी रहे हैं और आप ग्रामीण इलाकों में भी गए हैं। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहाँ की स्थिति इन दिनों कैसी है? क्योंकि कोविड भी लगातार चल रहा है और कई सारी जो फैसिलिटी है, दूर तक ये ओमिक्रॉन के मरीज दूर दूर तक पाए जा रहे हैं। और पहाड़ों में ठंड है, इस समय ठंड है, लेकिन ये तो ठंड तो हिमालय का स्वभाव है। तो हम इसके साथ संघर्ष करते हुए यहाँ तक आए हैं, तो आगे भी संघर्ष जारी रहेगा ठंड से, और काम करेंगे। राजनीतिक गलियारों में उत्साह है, राज्य के लोगों में उत्साह है। क्या लगता है जनता का मूड क्या है उत्तराखंड की? परिवर्तन। हाँ, परिवर्तन के लिए लोग जो है, और मेरा सौभाग्य है कि वो परिवर्तन में कहीं मुझको भी देखते हैं, तो अच्छा लगता है मुझे। एक प्रकार से मैं समझता हूँ कि वो चाहते हैं कि हरीश रावत एक मजबूत पारी खेले। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें तो देखिए सर, थोड़े सवाल जो है वो थोड़ा तीखा हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से आपकी ट्वीट की बात करें हम, तो आपके ट्वीट में देखकर तो आपको क्या लगता है कि विरोधियों से ज्यादा लड़ना मुश्किल है या फिर विपक्षों के खिलाफ रणनीति बनाना? ये सब चीजें जो है, देखिए राजनीति के अंदर आपको हर पहलू को ध्यान में रखना पड़ता है और उसका जवाब ढूंढना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। क्या अब आपकी नाराजगी दूर हो गई है? बिल्कुल दूर, हमारी नाराजगी थी नहीं। हमने तो कुछ चीजें कोर्स करेक्शन के लिए बात कही थी, और सही बात है, आप किसी से शहर समुद्र तैरो
जिसमें भाजपा ने कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं, तो कैसे तैरेगा जब उसका हाथ पांव बंधे होंगे? उसको फंक्शनल फ्रीडम और स्ट्रेंथ, बैकिंग सब जरूरी है। तो मैंने वही बातें तो कही मैंने। लेकिन ये मगरमच्छ था कौन? बीजेपी के बीजेपी का कई मगरमच्छ हैं, धन पशु मगरमच्छ, यही तो भाजपा के आभूषण है सब। CBI, IB, इंटेलिजेंस, सब आप जानती है अच्छी तरह, ED। बिल्कुल, आचार संहिता लग चुकी है और चुनाव आयोग ने कई तरीके की जो पाबंदियां हैं वो भी लगा दी है, क्योंकि डोर टू डोर कैंपेन की बात करें तो उसमें सिर्फ 5 लोग सीमित कर दिया है। वही पद यात्रा हो गई, रैलियां हो गई, उस पर भी रोक लगा दी है। हम इन प्रतिबंधों के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन इतना हम जरूर कहना चाहेंगे कि इलेक्शन काल के अंदर लोग अपनी बात मतदाताओं तक पहुंचा सकें, उसका कोई न कोई और प्रभावी तरीका, नहीं तो छोटी पार्टियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो ये न्यायपूर्ण प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, इसको हम सबके लिए समान खेल नहीं कह सकते। तो ये असमान हो जाएगा यदि डिजिटल ही सब कुछ होने लग जाएगा, तो ऑनलाइन ही सब कुछ होने लग जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन को कोई तरीका निकालना चाहिए। लेकिन भाजपा का कहना है कि डिजिटल तो बहुत ही एक अच्छा माध्यम है, उससे हम जनता से जुड़ पाएंगे, लेकिन बाकी पार्टियों को पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। मोदी जी ने इसीलिए तो जानबूझ करके 50-60% हिस्से को इंटरनेट कनेक्टिविटी से बाहर रखा है। हमारा तो 50% से ज्यादा हिस्सा इंटरनेट कनेक्टिविटी से बाहर है। तो वहाँ के लोगों को कैसे ऑनलाइन सुविधा मिल पाएगी, कैसे वो लोग जुड़ पाएंगे? ओमिक्रॉन और कोरोना संकट के बीच चुनाव का तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में कांग्रेस ने तो पहले ही अगले 15 दिनों के लिए यूपी के अंदर जो रैली थी वो अपनी स्थगित कर दी थी। उत्तराखंड में भी रैली होने वाली थी 9 तारीख को प्रियंका जी की। तो कांग्रेस तो एक कदम पहले से ही आगे चल रही थी। जी, हम देखिए कोरोना प्रोटोकॉल का हम पालन करेंगे, मगर अब इस कोरोना की जब एक वाइड स्प्रेड थ्रेट है, तो इससे कैसे चुनाव अभियान चलाया जाए, इसका कोई न कोई तरीका ढूंढा जाना चाहिए। चाहे सर्वदलीय बैठकों के जरिए हो, लेकिन कोई रास्ता ढूंढा जाना चाहिए। रावत जी, आपकी पंजाब को लेकर आप किस तरीके की प्रतिक्रिया रखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हुई और पूरी जो भाजपा सरकार है वो पंजाब सरकार पर, पूरी कांग्रेस पर जो है पीएम मोदी की सुरक्षा की चूक का मामला, और यहाँ तक कि स्मृति ईरानी ने तो ये तक भी कह दिया कि उनकी जान को लेकर खून का खेल जो है वो पंजाब सरकार खेल रही है। ये बिल्कुल बेहुदा आरोप है। हाँ, चूक है, मगर चूक को लेकर के जिस तरीके से राजनीति की जा रही है वो भविष्य के लिए खतरनाक है। चूक की जांच होनी चाहिए ना, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार का कानूनी तरीके से दायित्व हो, भले ही ये राज्य के अंदर आएंगे तो सुरक्षा की जिम्मेदारी उनको सौंपी जाए, लेकिन प्रधानमंत्री के चारों तरफ जो घेरा होता है उस घेरे के अंदर SPG है, IB है, दूसरे एजेंसीज भी तो हैं जिन पर देश की सुरक्षा का इंतजाम दारोमदार है। यदि वो लोग प्रधानमंत्री की सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर पाए, आपने अचानक मोड बदला जाने का, आप हेलीकॉप्टर के बजाय जब रोड से जा रहे हैं तो उस रोड को एक बार फिर से सैनिटाइज कर लिया जाना चाहिए था। आप पाकिस्तान के बॉर्डर के इतने नजदीक जा रहे हैं, और BSF प्राइवेटली वहाँ BSF की जिम्मेदारी है, क्योंकि 50 किलोमीटर तक का एरिया आपने BSF को दे दिया है कि भाई BSF वहाँ इंटरफेयर कर सकती है। अब राज्य पुलिस है, BSF है, IB है, SPG है, सब है। तो जहाँ भी चूक हुई है जिस लेवल पर, उसकी जांच करो। पंजाब सरकार ने जो चीजें सामने आई हैं, उन्होंने चीफ DGP को बदला है, उन्होंने SSP को बदला है, लेकिन उसके आड़ में जो राजनीति की जा रही है, जो मोटिव एट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, उसको हम कतई स्वीकार नहीं करते। बिल्कुल गलत बात है, और इससे आइंदा के लिए सुधारात्मक कदम उठाने में मदद नहीं मिलेगी, बल्कि और जटिलता आएगी। तो भाजपा नहीं चाहती कि सब फैक्ट सामने आए। फैक्ट तो ये है कि भाजपा के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के कारवां के पास पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? किसी ने तो बताया होगा उनको। केवल आंदोलनकारी नहीं पहुंचे थे सड़क में, वो भी पहुंचे थे भाजपा के कार्यकर्ता। तो इसका मतलब है कहीं न कहीं पे ये लीग के रूट चेंज हो रहा है, ये भाजपा तक तो मालूम था। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, उत्तराखंड की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप?
चाहते हैं आप परिवर्तन के लिए वोट करिए और हम उस परिवर्तन का उपयोग एक सक्षम उत्तराखंड बनाने के लिए, एक आगे बढ़ा हुआ उत्तराखंड, विकासशील उत्तराखंड और रोजगार मूलक उत्तराखंड बनाने के लिए करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर एवन टीवी से खास बातचीत कर रहे थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हरिद्वार पहुंचे। यहां चन्नी अपने किसी परिचित के साथ आए और पौने घंटे बाद लौट गए। इसकी भनक कांग्रेसियों तक को नहीं लगी। वहीं आचार संहिता लागू होने से पुलिस और प्रशासन की ओर से चन्नी को प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। इसके चलते चन्नी के हरिद्वार आने की खबर किसी को नहीं मिल पाई। जानकारी के अनुसार चन्नी की गाड़ियों का काफिला सुबह 6 बजे हर की पैड़ी पहुंचा। पुलिस चौकी के पास गाड़ियां खड़ी की गई। वहां से वह अपने परिचितों के साथ गौघाट पहुंचे। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने पुरोहित के साथ किसी नजदीकी का अस्थि विसर्जन संस्कार करवाया और पौने 7 बजे वे हर की पैड़ी से चले गए। उत्तराखंड की भाजपा चुनाव सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी अल्मोड़ा के दौरे पर रही। उन्होंने बताया कि जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्षों, विधानसभा प्रवासी प्रभारी, विस्तारकों, पूर्णकालिकों और भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर मन टटोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों को उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से टिकट दिए जाएंगे और महिलाओं को भी तवज्जो दी जाएगी। लिए पूरा जैसा तैयारी हम लोगों का है, इसलिए आई हूँ मैं। और हम लोग पूरा तैयार है, पूरा उत्तराखंड तैयार है, अल्मोड़ा पूरा तैयार है। अभी 14 फरवरी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का ऊपर जनता का आशीर्वाद रहेगा। पूरे जनपद के भ्रमण कर रहे हैं, मंडल अध्यक्ष से लेकर पार्टी प्रत्याशी से मिली है, किस तरह का लगता है, क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। सबके साथ मिलके, सबके साथ बात करके ही हम लोग का सब कुछ आगे हम लोग बांटते हैं। इसलिए मंडल अध्यक्ष भी हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी है, बूथ का प्रेसिडेंट भी हम लोग के लिए बहुत प्रायोरिटी है, संपदा है हम लोगों के लिए। इसलिए हम लोग सबके साथ बात करके हम लोगों का जो आगामी चुनाव के लिए हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे, सबके साथ बात करके। हल्द्वानी के भाजपा नेता प्रकाश हरबोला का कहना है कि हल्द्वानी विधानसभा में वे कई सालों से पार्टी के विभिन्न पदों पर सेवा करते हुए आ रहे हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी उन पर विश्वास जता सकती है, जिसको देखते हुए वे लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक कार्यों और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर लड़ा जाएगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी 60 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। हो चुका है, सब चीज़ों में मैंने काम करा, सब क्षेत्रों में, संघ में मैंने काम करा, भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं। इसको देखते ही मुझे लगता है कि भारतीय जनता, और जो मैंने नजूल के लिए हल्द्वानी में जो कार्य किया है, अभी मैं रेलवे स्टेशन की मुहिम से आया हूँ, इन सबको देखते हुए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपको मुझे टिकट देगी, अपना प्रत्याशी बनाएगी। टिकट यहाँ पर डिक्लेयर होने का? देखिए, टिकट 15 से 21 के बीच में कभी डिक्लेयर हो जाएंगे। जहाँ तक मुझे संभावना है 20 के आसपास डिक्लेरेशन होगा। उत्तराखंड में चल रही चुनावी हलचल के बीच एवन टीवी के सीईओ और एग्जीक्यूटिव एडिटर उत्कर्ष लोढ़ा ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से खास मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच उत्तराखंड में चैनल के विस्तार और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।